न च एकान्तं मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 16वें श्लोक का अर्थ है कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। इसी को मराठी में बोलते हैं, जो खूप जास्त खातो किंवा खूप कमी खातो, जो खूप जास्त झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही, त्याचे योगी बनण्याची काहीही संभावना, शक्यता नहीं। 17वें अध्याय का अर्थ है कि जिसका आहार, विहार, निद्रा, जागरण नियमित है, वह योगाभ्यास द्वारा अपने समस्त दुखों का निदान कर सकता है। इसका मराठी में अर्थ यह है कि जो आहार, विहार, निद्रा, जागरण या सर्व गोष्टींमध्ये नियमित असतो, तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांना नष्ट करू शकतो। धन्यवाद। तो यहाँ पर आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का विवेचन देखा, जिसमें यह बताया गया है कि हमें हमारा आहार विहार, हमारी निद्रा जागरण, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, यह समस्थिति में, युक्त स्थिति में होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल रखते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। हमारे समस्त दुखों का निवारण करने की शक्ति योगाभ्यास में है। पिछले 8 दिनों से हम सभी मिलकर योगाभ्यास कर रहे हैं। तो इन पिछले 7 दिनों में हमने हमारे योग का अभ्यास क्रम पूरा कर लिया है। खाली हमारे 3 श्लोक अभी बाकी है। तो कल हम 2 श्लोक देखेंगे और परसों हम 1 श्लोक देखेंगे। समस्त प्रकार के योगासन का अभ्यास हमने देख लिया है। समस्त प्रकार के प्राणायाम भी हमने देख लिए हैं। समस्त प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम तथा स्थूल व्यायाम का भी सैद्धांतिक विवेचन तथा प्रात्यक्षिक विवेचन भी यहाँ पर संपन्न हो चुका है। आज और कल यह 2 दिन हम खाली उसकी रिवीजन करने वाले हैं। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सभी 4 चैप्टर्स भी आपको अग्रेषित किए जा चुके हैं। आप में से कुछ ने वो पढ़े भी होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आज और कल इन 2 दिनों में आपको वह पढ़ लेना है, क्योंकि परसों आपकी ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशंस होने वाली है। तो इसलिए चारों चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उसी के साथ 4 दिनों के वीडियोस भी आपको भेजे जा चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिसके आपके ज्ञान का दृढ़ीकरण होने में मदद मिलेगी। प्रतिदिन आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे। आपने प्रतिदिन उन असाइनमेंट को पूरा भी किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो इन आने वाले 2 दिनों में आप वो असाइनमेंट्स पूरे कर सकते हैं। असाइनमेंट के तौर पर आपको रीडिंग ऑफ मटेरियल दिया गया है। उसी के साथ आपके कम से कम एक फैमिली मेंबर के साथ आपको योगाभ्यास अटेंड करना था, और उनके साथ कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 5 फैमिली फोटो आपको लेने हैं,
किसी भी सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग करते वक्त। और पांच अंतिम दिन, 10वां दिन जो रहेगा, उस दिन आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा और इस गूगल फॉर्म में आपको ये फोटोज अपलोड करने हैं। उसी के साथ आपका एक पेज का फीडबैक आपको लिखना है और उसमें तारीख, संदर्भ, सिग्नेचर, डेट, आपका नाम वगैरह लिखना है। और उसकी जेपीजी फोटो जो रहेगी मोबाइल में से निकाल कर आपको 10वें दिन गूगल फॉर्म में सबमिट कराना है। उसी की तरह एमसीक्यू एग्जामिनेशन भी रहेगी जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क। इस प्रकार 50 गुणों की अंतिम परीक्षा भी 10वें दिन होने वाली है। तो यह था हमारे इस अभ्यासक्रम के बारे में। तो आज हम कुछ रिवीजन करेंगे। पिछले 3 दिनों से बारिश का मौसम है, इसलिए हम टेरेस पर यह योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। हमें रूम के अंदर इसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसलिए हमने पिछले 2 दिनों में सूर्य नमस्कार या यौगिक जॉगिंग नहीं की है। तो आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारे तीनों जो बच्चे साधक है वह आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, जिससे हम थोड़ा सा रिवीजन कर सके हैं 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास का। तो हमें पहले तीव्र गति से यह करना था, लेकिन आज हम फिर से मंद गति से इसे रिपीट कर रहे हैं। तो सभी साधक बच्चे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा बच्चों के चेहरे कट रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा हम रीसेट करेंगे जिससे बच्चों की पूरी पोज दिख पाए। मन कट रही है। ओके ओके। तो हम यौगिक जॉगिंग का फिर से प्रात्यक्षिक देख रहे हैं। सबसे पहले सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए, हाथ सावधान की स्थिति में। धीरे धीरे शुरू करेंगे प्रथम यौगिक जॉगिंग। हाथों को कोहनियों में मोड़ते हुए और पैरों को घुटनों में मोड़ते हुए अपने पैर कमर तक आपको उठाने हैं। यौगिक जॉगिंग का प्रथम अभ्यास कम से कम 25-30 बार आपको यह रिपीट करना है। धीरे धीरे आपके सांसों की गति बढ़ती जाती है, फेफड़े की कार्यक्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। समस्त प्रकार का स्थूल व्यायाम ये बच्चे कर रहे हैं। यौगिक जॉगिंग का प्रथम अभ्यास। अब करेंगे द्वितीय अभ्यास। हाथों को पूरी तरह से आगे और पीछे फैलाएं, कंधों के समांतर हाथ और पैर मुड़े, मंद गति से धीरे धीरे बच्चे कर रहे हैं। यह है दूसरे प्रकार का यौगिक जॉगिंग। करेंगे तीसरे प्रकार का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पैरों की हलचल उसी प्रकार से घुटनों में मोड़कर, थर्ड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग। नाउ फोर्थ टाइप, कुर्सी आसन, उत्कट आसन। धीरे धीरे जितना घुटनों में मोड़कर वर्चुअल कुर्सी में बैठ सकते हैं उतना। यह है चौथा प्रकार यौगिक जॉगिंग का। करते रहिए कुर्सी आसन, जिसे उत्कट आसन के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो यह है चौथी यौगिक जॉगिंग। अब करेंगे पांचवा प्रकार। मुझे थोड़ा सा पीछे आ जाओ, बच्चे थोड़ा सा आगे जाओ। हाँ, ओके ओके ठीक है। तो पांचवा प्रकार करेंगे जिसे हम हनुमान बैठक कहते हैं। पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ सामने की ओर, कंधे के समांतर स्थिति में। धीरे धीरे पहले लेफ्ट साइड से नीचे बैठने की कोशिश करेंगे यथाशक्ति। एक पैर घुटनों में मोड़ेगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा। इस प्रकार से नीचे बैठेंगे। फिर से पूर्व स्थिति में और धीरे धीरे अपोजिट राइट साइड।
इसी प्रकार से करते रहिए हनुमान बैठक, जो कि 5वां प्रकार है योगिक जॉगिंग का। करते रहिए हनुमान बैठक, कम से कम 10 बार आपको इसे करना है और धीरे धीरे यथाशक्ति आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द 5th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज which we are doing with a slow speed। इसके बाद में करेंगे 6ठा प्रकार। उसी प्रकार पैर फैले हुए एक दिशा में पैरों को 90 डिग्री में मोड़ते हुए दोनों हाथ जंघाओं पर रखकर या फिर कमर पर रखकर वीरभद्रासन कमर पर रखकर करेंगे। गर्दन थोड़ा सा ऊपर की ओर आकाश की ओर देखेंगे। अपोजिट दिशा में पैरों को 90 डिग्री में मोड़ते हुए एक पैर सीधे और दूसरा पैर 90 डिग्री में करते रहिए 10 से 12 बार। हनुमान बैठक या जिसे वीरभद्रासन भी कहते हैं। ध्यान रखिए कि घुटनों पर हाथ नहीं रखना है, आपका हाथ जंघा पर होना चाहिए या फिर कमर पर आप रख सकते हैं। करते रहिए हनुमान बैठक, जो कि 6ठा प्रकार है योगिक जॉगिंग का। करते रहिए। अब करेंगे 7वां प्रकार, फेफड़ों के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यायाम। धीरे धीरे सांस को भीतर गहरा भरते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे, कंधे समांतर रहेंगे, हाथ कंधे के समांतर। 15 से 20 बार दीर्घ श्वसन लेना है और आगे हाथ लेते वक्त धीरे धीरे छोड़ना है। करते रहिए। 7वां प्रकार, फेफड़ों के व्यायाम। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। फेफड़ों के लिए सर्वोत्तम व्यायाम, हृदय के लिए भी उत्कृष्ट व्यायाम। फेफड़ों का व्यायाम 7 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। ठीक है, करेंगे 8वां प्रकार, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ कंधों को समांतर, दोनों दिशाओं में फैले हुए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से झुकेंगे, लेफ्ट लेग को स्पर्श करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर की ओर, हाथों की ओर देखेंगे। इसे धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, राइट साइड से मुड़ेंगे, त्रिकोण आसन। फिर से समस्थिति, लेफ्ट साइड से, फिर से समस्थिति, राइट साइड से, त्रिकोणासन। करते रहिए 15-20 बार। थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे, सावधानी से, जगह कम है इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखें। करते रहिए त्रिकोण आसन, जो कि 8वीं योगिक जॉगिंग का अभ्यास है। अब करेंगे 9वां योगिक जॉगिंग का अभ्यास, कोणासन। पहले करेंगे पूर्ण कोणासन, लेफ्ट टू राइट, ऊपर की ओर जाएं, नीचे आए, करे पूर्ण कोण आसन। अब करेंगे शॉर्टकट कोणासन का, नीचे के नीचे ऊपर न जाते हुए थोड़ा सा मध्यम गति से बच्चे कर रहे हैं। पूर्ण कोणासन और अर्ध कोणासन, शॉर्टकट का कोणासन। यह 9वां प्रकार है योगिक जॉगिंग का। ठीक है, अब करेंगे 10वां प्रकार, जिसमें पहले हाथ पीछे की ओर लेंगे, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हस्त उत्थानासन। पीछे की ओर जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़े, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, पाद हस्तासन। फिर से सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर और पीछे की ओर हस्त उत्थानासन। फिर धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पाद हस्तासन करेंगे। फिर से रिपीट रिपीट करते रहिए। 10 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग, हस्त उत्थानासन और पाद हस्तासन। करते रहिए हस्त उत्थानासन और पाद हस्तासन। करते रहिए। अब 11वां प्रकार, धीरे धीरे सावधानी से करना है आपको।
ताली बजाना करें। ताली बजाने का अभ्यास, यह 11वां अभ्यास है। हम मंद गति से इसे कर रहे हैं जगह की कमी के कारण। अब थोड़ा सा मध्यम गति बढ़ाकर एक साथ करें तालियों का अभ्यास, जिससे उत्तम एक्यूप्रेशर भी होता है। तो यह है 11वां अभ्यास। ठीक है, अब करेंगे 12वां अभ्यास, कटी नृत्यासन। कटी नृत्यासन सावधानी से करें। तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। विश्राम बैठ जाएंगे। आज जगह कम है इसलिए हम शवासन नहीं ले रहे हैं, तो सुखासन में सभी बच्चे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 12 योगिक जॉगिंग का अभ्यास करे। बच्चे थोड़ा सा दीर्घ श्वसन ले ले। सुखासन की स्थिति में बैठकर भी आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, जिससे आपकी व्यायाम से बढ़ी हुई सांसों की गति धीरे धीरे आपकी नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ध्यान रखिए कि जब भी आप स्थूल व्यायाम तीव्र गति से या मध्यम गति से करेंगे तो आपके फेफड़ों थोड़ा सा फूल जाएंगे, क्योंकि आपने फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता का उपयोग किया है। तो उसके पश्चात आप शवासन करें। 2 से लेकर 5 मिनट 10 मिनट शवासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप शवासन करें, यह रिलैक्सेशन का उत्कृष्ट आसन है। अगर आपको निद्रा नहीं आ रही है, निद्रा नाश की समस्या है, तो रात को सोते वक्त भी आप शवासन कर सकते हैं, जिसमें आप सेल्फ इंस्ट्रक्शन खुद को दे, शरीर के एक एक अवयव को धीरे धीरे रिलैक्स करें और फिर आप निद्रा की आगोश में धीरे धीरे चले जाएं। तो आज जगह की कमी के कारण हमने यहाँ पर निद्रा का अभ्यास या शवासन का अभ्यास नहीं किया है। तो बच्चे अभी नॉर्मल स्थिति में उनकी ब्रीदिंग आ चुकी है। तो इसी अवस्था में अब हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। सूर्य नमस्कार। तो फिर से बच्चे खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर ओजस डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। दोनों बच्चे थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे। तो हम साइड से थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सावधान की स्थिति, नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा है। फिर पहली स्थिति आएंगे नमस्कार आसन की स्थिति। इस प्रकार से हम साइड से दिखा रहे हैं। फिर सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हस्त उत्थान आसन, पहले ऊपर की ओर फिर पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। पाद हस्त आसन, खुद ही खुद के पैरों को स्पर्श करना है। फिर धीरे धीरे एक पैर लेफ्ट लेग पीछे की ओर लेते हुए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट लेग दोनों हाथों के मध्य में रहेगा। यह स्थिति है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालन आसन भी कहते हैं। अब धीरे धीरे ट्रायंगल पोजीशन में जाएंगे, पर्वत आसन की स्थिति। और इस प्रकार ट्रायंगल पोजीशन रहेगा। आपके पैरों के पंजे पूरे जमीन को स्पर्श करेंगे, चेष्टा करेंगे। फिर धीरे धीरे जाएंगे अष्टांग नमनासन, इसमें शरीर के अष्ट अंग जमीन को स्पर्श करे हैं। पेट थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा, घुटने टिके हुए, पैरों की उंगलियां टिकी हुई, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, कपाल जमीन पर टिका हुआ, अष्टांग नमनासन। यह एक यूनिक स्थिति है जो रिपीट नहीं की जाती है। फिर धीरे धीरे आएंगे अर्ध भुजंगासन, या जिन्हें शक्य है वह पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में। यह भी एक यूनिक स्थिति है जो रिपीट नहीं की जाती है। पहले की 5 योग आसन की स्थितियां अंत में फिर से रिपीट होती है, और खाली मध्य की 2 स्थितियां जो अभी हमने देखी, साष्टांग नमस्कारासन यह एक यूनिक स्थिति है, और भुजंगासन यह एक यूनिक स्थिति है। फिर से जाएंगे पर्वतासन ट्रायंगल पोजीशन में। फिर से धीरे धीरे एक पाद प्रसरणासन। अभी लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे स्ट्रेट रहेगा। यह है एक पाद प्रसरणासन, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन कहते हैं। फिर से पैर आगे की ओर, पाद हस्तासन। धीरे धीरे ऊपर की ओर सांसों को भीतर गहरा भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पीछे की ओर जाएंगे, हस्त उत्थान आसन। फिर धीरे धीरे आएंगे नमस्कारासन की स्थिति, और फिर सावधान की स्थिति।
तो इस प्रकार सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हमने 3rd चैप्टर में देखे हैं। अब इन 12 अभ्यासों को हम करेंगे मंत्रों के साथ। तो सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब ओजस साइड में हो जाएगा और ऋषिकेश आपको 12 मंत्रों के साथ दिखाएगा। थोड़ा साइड वाला आ जाओ, दिख रहा है क्या पूरा चेहरा? सेटिंग को नहीं हो तो इस प्रकार से 12 चक्र मंत्रों के साथ मैं एक एक मंत्र बोलूंगा और गोरज एक एक आसन करेगा। पहले सावधान स्थिति, फिर से नमस्कार आसन। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। तो सभी साधक बच्चे आप अपनी जगह पे ले लेंगे। तो हमने अभी योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास यहाँ पर देखे हैं। ओजस अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो उसके साथ हमने सूर्य नमस्कार का भी रिवीजन ले लिया है। सूर्य नमस्कार आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं या मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं। सवेरे 6 से 9 यह सर्वोत्कृष्ट समय है। अगर पॉसिबल हो तो सूर्य की नन्ही किरणों के साथ में खुले टेरेस पर, गार्डन पर, गैलरी में, जहां भी खुली हवा हो वहां पर आप कर सकते हैं। अगर वह पॉसिबल नहीं है तो दरवाजे खिड़कियां खोलकर पूर्वाभिमुख होकर या जहां से हवा आ रही है उस दिशा में आप सूर्य नमस्कार बैठकर कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ एक मंत्र में अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो सभी साधक मेरे साथ एक साथ हाथों को जोड़कर सूर्य नमस्कार के लाभ बताने वाले मंत्र का पठन करेंगे। सभी साधक शुरू करें। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो इस प्रकार सूर्य नमस्कार के लाभ इस संस्कृत मंत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से बताए गए हैं। जो साधक प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे उन्हें कोई भी प्रकार की व्याधि स्पर्श नहीं कर सकती है। उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। उसी से वह दीर्घायु भी होगा, उसे शुद्ध प्राणवायु मिलता रहेगा। शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक सभी अंग स्वस्थ रहेंगे और सभी प्रकार से शांति, समाधान, सुख, दीर्घायु उसे मिलती रहेगी। तो इस प्रकार इस संस्कृत मंत्र का अध्ययन हमने देखा है। अब हम पिछले 8 दिनों से योगाभ्यास कर रहे हैं। तो हम शुरुआत में एक प्रार्थना हमने बोली है और अंत में भी हमने एक प्रार्थना बोली है। यह जो योगा प्रोटोकॉल था वह आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से निर्मित किया गया था। इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है। अब पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में हम इस योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं।
और दयानंद विज्ञान महाविद्यालय के सौजन्य से। तो हमारे पतंजलि योगपीठ का भी खुद का एक प्रोटोकॉल है और वह हमारे 4th चैप्टर में आपको वो हमने कल अग्रेषित किया है। तो उसके योग प्रोटोकॉल में आप अपने उपलब्धता, समय की उपलब्धता और शक्ति के अनुसार आप प्रतिदिन 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा या सवा घंटा आपके योगाभ्यास के समय आपको निकाल लेना है। आपको एक दिव्य संकल्प करना है कि मैं प्रतिदिन इस योगाभ्यास को जारी रखूंगा, क्योंकि खाली 10 दिन में इसका अभ्यास करना सफिशिएंट नहीं है। आपको आपके लाइफस्टाइल का एक भाग बनाकर योगाभ्यास का संकल्प लेना है और आपको खुद को तो यह करना ही है, आपके फैमिली को भी प्रमोट करना है कि आप इस योगाभ्यास को करते रहिए। तो आज हम प्रोटोकॉल देखेंगे पतंजलि योगपीठ का। तो इस प्रोटोकॉल की जानकारी आपको भेजी गई है, तो हम इसको प्रात्यक्षिक रूप से हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिवार ओंकार। तो ओंकार किस प्रकार से करना है यह विधि हमने देखी है। अ उ ओम, अ उ म, इस प्रकार आपको पहले अकार का उच्चार, फिर कार का उच्चार और फिर मकार का उच्चार करना है। तो पहले शुरू करेंगे त्रिवार ओंकार और उसके पश्चात हम पतंजलि योगपीठ का प्रोटोकॉल आज देख रहे हैं, जिसमें हम ओंकार के पश्चात गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं। उसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद में एक संगठना का मंत्र होता है। हम सभी एक टीचिंग, नॉन टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली मेंबर है, तो हम एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो एक संगठन का मंत्र भी होता है, जिससे हम सभी संगठना की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वह संगठन मंत्र भी हम आज देखेंगे। उसके पश्चात हम पॉजिटिविटी का एक मंत्र है, वह मंत्र भी देखेंगे। तो यह सभी मंत्र योगा के प्रोटोकॉल में दिए गए हैं, जो कि पतंजलि योगपीठ का डेली योग प्रैक्टिस का प्रोटोकॉल है। तो आज हम प्रोटोकॉल पतंजलि योगपीठ का देख रहे हैं। पिछले 7 दिनों में हमने आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल देखा है। तो सभी साधक और आप भी शुरू करेंगे एक साथ त्रिवार ओंकार का अभ्यास। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति
प्रकार हमने आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का प्रोटोकॉल बिगिनिंग का देखा, जिसमें आप सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का जाप करते हैं। उसके पश्चात ओम भूर्भुवस्सुवः यह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात ओम त्र्यंबकम यजामहे यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात हम ओम सहना भवतु यह संगठन मंत्र का जाप करते हैं, जो कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उस गुरुकुल पद्धति में जब विद्यार्थी का विद्याभ्यास पूरा हो जाता था, तब उसकी पदवी ग्रहण की एक सेरेमनी या दीक्षांत समारोह हुआ करता था, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ मिलकर उनके कॉन्वोकेशन में यह प्रार्थना मंत्र बोलते थे, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। अर्थात वह परमात्मा परमेश्वर से गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना करते थे कि हम गुरु और शिष्य दोनों का एक साथ पोषण हो, दोनों एक साथ तेजस्वी ऊर्जावान बने, और जो भी पढ़ा हुआ है पढ़ाया हुआ है वह इस प्रकार का सामर्थ्य शिष्य को प्रदान करे। इस प्रकार की गुरु और शिष्य मिलकर शुभ कामना करते थे संगठन मंत्र के माध्यम से, और हमारे संगठनों की उन्नति हो, गुरु और शिष्य में प्रेम भाव उन्नत हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन इन दोनों में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का द्वेष या मत्सर गुरु और शिष्यों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार संगठनों में ऐसे होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर आगे निकल जाए, उसका पुरुषार्थ ज्यादा हो, तो जो पीछे रहने वाली व्यक्ति है वह आगे जाने वाले व्यक्ति का मत्सर करना शुरू हो जाती है। मत्सर केवल कर्तव्यगार व्यक्तियों का ही होता है। तो इस प्रकार मत्सर का भी त्याग हमें करना है, और जो भी संगठन के सभी सदस्य है, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो या पेरेंट्स हो या जो भी स्टेक होल्डर्स ऑफ हायर एजुकेशन हो, वह सभी एक साथ मिलकर उन्नति के पथ पर जाए, यह प्रार्थना हम संगठन मंत्र के माध्यम से परमात्मा परमेश्वर से करते हैं। उसके पश्चात हम करते हैं पॉजिटिविटी की प्रार्थना, जिसमें हमने कहा है ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमारी जो जर्नी है, हमारा जो प्रवास है, वह असत्य से सत्य की ओर होना चाहिए, अंधेरे से उजाले की ओर होना चाहिए, और विष से अमृत की ओर होना चाहिए। तो विष क्या है? बुरे विचार, बुरे वर्तन, यह विष के समान होता है। अच्छे विचार, अच्छे वर्तन, यह अमृत के समान होना चाहिए। तो इस प्रकार यह पतंजलि योगपीठ का प्रोटोकॉल हमने देखा। उसके पश्चात हम करते हैं सूर्य नमस्कार। जो कर पाए वह सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, उसका डेमो भी हमने यहाँ पर देखा। मंत्रों के बगैर या मंत्रों के साथ, जैसा भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके पश्चात हम करते हैं योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने पहले भी देखा हुआ है, आज भी हमने उसका रिवीजन यहाँ पर ली। उसके पश्चात हम करते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। तो करीबन 12 प्रकार की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी हमने देखी है, जिसमें हम आंखों के सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं, हाथों के व्यायाम लेते हैं, फिर कमर के व्यायाम हम लेते हैं। आप खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं या बैठकर भी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं। तो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं के पश्चात हम करते हैं 8 प्राणायाम। तो 8 प्राणायाम की जानकारी भी हमने इन 8 दिनों में ली है, जिसमें हम पहले भस्त्रिका से शुरू करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं कपालभाति, उसके पश्चात हम करते हैं बाह्य प्राणायाम, उसके पश्चात करते हैं अग्निसार, अग्निसार के पश्चात हम करते हैं अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के पश्चात हम करते हैं भ्रामरी, उद्गीत, जिसे प्रणव के नाम से भी हम पहचानते हैं, और अंत में हम करते हैं ओंकार या उद्गीत। मध्य में हम, अगर आप शरीर के तापमान को रिड्यूस करना चाहते हैं, गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिनों में आप शीतली और शीतकारी भी कर सकते हैं। आपके गले में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, थायराइड कैंसर की समस्या है,
या आप ज्यादा घोरते हैं, स्नेरिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके लिए उज्जाई प्राणायाम भी हमने देखा। तो इस प्रकार यह 8-9 प्रकार के प्राणायाम की जानकारी भी हमने ली और उसका स्वामी रामदेव जी द्वारा लिखित एक आर्टिकल भी आपको चौथे चैप्टर में हमने दिया है। उसके पश्चात हमने कुछ योगाभ्यास देखे हैं जो बैठकर भी हम कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, पेट के बल लेटकर के कुछ योगाभ्यास हमने देखे और पीठ के बल लेटकर भी हमने कुछ योगाभ्यास देखे हैं। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, योगासन, प्राणायाम भी हमने देखे हैं। योगासन और प्राणायाम का फर्क भी हमने देखा है। तो जो वीडियो YouTube में आपको अवेलेबल है उसमें यह सब जानकारी आप रिपीट कर सकते हैं, जिससे परसों के एग्जाम में आपको सहूलियत हो सकती है। तो इस प्रकार से यह टोटलिटी में पतंजलि योगपीठ का डेली योगिक प्रैक्टिस का प्रोटोकॉल हमने यहाँ पर देखा। तो आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं दैनिक योगाभ्यास का, उसमें आप देख ले कि अगर आपको 15 मिनट है, 30 मिनट है या 1 घंटा है, तो आपको यह देखना है कि एक प्रकार का ही अभ्यास आप न करें। कुछ प्राणायाम कर ले, कुछ आसन कर ले, कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर ले, कुछ योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर ले। सूर्य नमस्कार के चक्र आप कम से कम 3 बार या 5 बार या 12 बार आप अपने समय के अनुसार और क्षमता के अनुसार आप खुद के लिए एक पैकेज बना ले कि अगर मेरे पास 15 मिनट है तो मुझे यह करना है, अगर मेरे पास 30 मिनट के लिए है तो इतना करना है, और अगर मेरे पास 45 मिनट है तो आप पूरा हमने बताया हुआ पैकेज जो कि पतंजलि योगपीठ का पैकेज है वह आप कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिदिन आप इसे करें, एक निश्चित जगह पर बैठकर आप करें, तो उसका धीरे धीरे आपको अनुभूति भी आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पतंजलि योगपीठ का डेली योग प्रैक्टिस का अभ्यास यहाँ पर हमने देखा है। तो अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं आज करेंगे। तो हमें बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए हम तीव्र गति से इस योगिक जॉगिंग को कर सकते हैं। खाली ध्यान में रखना है कि गर्दन का अभ्यास आपको तीव्र गति से नहीं करना है, बाकी सभी अभ्यास आप तीव्र गति से कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं आंखों की। सबसे पहले नजर को सामने रखेंगे, आकाश की ओर करते हैं, लेफ्ट साइड में देखेंगे, भूमि की ओर, राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, फिर लेफ्ट साइड में, फिर भूमि की ओर, फिर राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, अब सामने की ओर। अब इसे अपोजिट साइड से करेंगे, आकाश की ओर, राइट साइड में, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, आकाश की ओर, राइट साइड में, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, आकाश की ओर और सामने की ओर। तो ये हमने की आंखों की एक्सरसाइज। ऐसे आप 2 से 3 चक्र या 5 चक्र तक आराम से अपने आंखों के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपके समय की उपलब्धता के हिसाब से दिन में कभी भी लगा सकते हो। अब चलिए करते हैं ग्रीवा का संचालन। ग्रीवा के संचालन में सबसे पहले आगे और पीछे की ओर गर्दन को हम 2-2 बार हर एक चीज करेंगे। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठकूप को लगाएंगे, धीमे धीमे सांस भरते हुए हमें गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। गर्दन के मामले में आपको गति मध्यम या धीमी ही रखनी है। धीरे धीरे पीठ का आपके गर्दन को स्पर्श होने के पश्चात वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। थोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराएंगे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे आराम से पीछे की ओर गर्दन को लेकर जाना है। पीठ को गर्दन का स्पर्श, सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे हमारी गर्दन को सामान्य स्थिति में डालेंगे। अब करेंगे लेफ्ट एंड राइट की ओर टर्न। तो धीरे धीरे
लेफ्ट साइड की ओर गर्दन को मोड़ना है, कंधों के समांतर आपकी ठोड़ी आ जाए। उसके पश्चात धीरे धीरे वापस सामने की ओर आराम से। फिर राइट साइड की ओर, फिर सामने की ओर गर्दन को आराम से लेना है। फिर लेफ्ट साइड में एक बार, फिर धीरे धीरे सामने की ओर वापस आएंगे। फिर राइट साइड में, फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर। अब करेंगे कानों का कंधों को धीरे धीरे स्पर्श करने की चेष्टा, कंधे ना उठाते हुए दो दो बार। पहले लेफ्ट साइड के कान को कंधे की ओर झुकाएंगे, स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे लेफ्ट साइड से। कंधे नहीं उठाने हैं, धीरे धीरे वापस सीधा कर लीजिए। फिर राइट साइड के कान की ओर झुकाओ, फिर धीरे धीरे सीधा, फिर लेफ्ट साइड में, फिर सीधा, फिर एक बार राइट साइड में और फिर सीधा। अब करेंगे सर्कल गर्दन का, ठोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करा लेते हैं क्लॉकवाइज 2 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो आइए, सांस भरते हुए आराम से राइट साइड से हमें अपने गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आगे की ओर आना है और ठोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराना है। इसी राउंड को फिर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर गर्दन को लेकर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। अब अपोजिट साइड से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से आराम से गर्दन को पीछे की ओर, पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श हो जाए। फिर सांस छोड़ते हुए आराम से वापस सामने की ओर आना है। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। सांस भरते हुए पीछे की ओर गर्दन लेकर जाएंगे, फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराएंगे। अब करते हैं उसके पश्चात हाथों की हथेलियों से एक्सरसाइज। हाथों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। 5-7 बार कम से कम आपको एक एक्सरसाइज कर लेनी है। मुट्ठी को बंद करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। देखते देखते आप हमारे साथ घुमाते रहेंगे। अपोजिट साइड से घुमाइए। अब हथेली को आकाश की ओर खोलते हुए कोहनियां मोड़ेंगे और हथेली का स्पर्श अपने कंधों को लगाएंगे। हम लोग स्पीड से कर रहे हैं आज। अब कंधे पर हाथ रखकर सर्कल बनाना है, कोहनियां सामने जोड़नी है। 4 बार आगे से आएंगे और फिर 4 बार पीछे से आगे की ओर। अब हाथों की हथेली को इस तरह से पकड़कर अपने पीठ के एक्सरसाइज को देखेंगे। गर्दन पर कोई प्रेशर नहीं लाना है। 2 से 3 बार आराम से इसे कर लीजिए ताकि पीठ दर्द में आराम मिल जाए। विश्राम। अब हम लोग करेंगे, हाथों की हथेली को कान के पास लगाकर राइट साइड के हाथ को पहले लगा लेते हैं और हाथों से प्रेस करेंगे सांस भरते हुए। सांस भरते हुए प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। हर मूवमेंट आपको 2 से 3 बार आराम से कर लेनी है।
अब चलिए दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए प्रेस किया, सांस छोड़ते हुए छोड़ा, ढीला। अब हाथों की उंगलियों को सामने की ओर इंटरलॉक करेंगे और हथेली कपाल पर लगाकर हाथ पीछे और सर आगे की ओर सांस भरते हुए खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए ढीला। 2 से 3 बार कर लीजिए। अब पीछे की ओर इस हथेली को लेकर जाएंगे जहां तकिया लगाते हैं। सांस भरते हुए आगे की ओर हाथ, गर्दन पीछे की ओर स्ट्रेस करनी है। ये किया हमने गर्दन के अलग अलग व्यायाम। अब हम लोग करेंगे उत्थान मंडूकासन। उत्थान मंडूकासन में अपने हाथ को पीछे से पीठ के ऊपर लगा लेना है। पीछे की साइड में हो जाए, उल्टा लिखा हुआ। गर्दन को सामने नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रखनी है। इस तरह से आपको आराम से उत्थान मंडूकासन कर सकते हो, जिससे आपके खुद को शाबाशी दे दो। क्या आज बहुत अच्छे से श्लोक लिया है ओजस। ये कमर के लिए, पीठ दर्द के लिए, कुबड़ेपन को दूर करने के लिए, गर्दन के लिए लाभदायी एक्सरसाइज है। हाथ भी मजबूत होते हैं। विश्राम। अब इसके पश्चात पैरों के सूक्ष्म व्यायाम लेंगे। आप तीनों लंबे पैर करके कर लीजिए। धीमे धीमे आपको पांव लंबे करना है। धीरे धीरे पांव को लंबा कर लेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब हम स्पीड में कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। पंजे के साथ हाथ पैरों को भी, उंगलियां भी आगे पीछे कर लेनी है। एड़ी को आगे पीछे, पूरा पैर का पंजा आपको आगे पीछे स्ट्रेच करना है। 4 से 5 बार। हर मोमेंट हम लोग तीव्र गति से ही कर रहे हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम आपके 3 से 5 मिनट में पूरे हो जाते हैं अगर आप तीव्र गति से करते हो। इसके पश्चात सर्कल बना लीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पैर के पंजों का। धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों का एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों को ऊपर नीचे लेंगे धीरे धीरे। घुटनों का एक्सरसाइज। घुटनों को ऊपर नीचे लेंगे। अब चलिए करते हैं चक्की आसन। पैर के अंगूठे तक आपके हाथों को आना है और जितना आप पीछे जा सको उस तरह से आपको क्लॉकवाइज 4 से 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार कम से कम करना है समय की उपलब्धता के हिसाब से। अन्यथा ये एक्सरसाइज 20-25 बार हर एक कर सकते हो सूक्ष्म व्यायाम की। अपोजिट साइड से करेंगे। चलिए करते हैं शीत कोणासन। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। लेफ्ट हाथ को राइट पांव के अंगूठे को स्पर्श करा के राइट हाथ पीछे की ओर। इसे भी तीव्र गति से करेंगे। हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ 4 से 5 बार कर रहे हैं। आपके पास अधिक समय हो तो आप अधिक समय भी इसे कर सकते हो। विश्राम। पेट फिट करने में अब हम लोग देखेंगे कि योगाभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात पतंजलि योग पीठ में 4 से 5 व्यायाम अलग अलग लिए जाते हैं। तो हम लोग बैठकर पहले कुछ आसन लेते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठकर देखेंगे मंडूकासन। मुझे थोड़ा साइड में आ जा, मुझे साइड में आ जा। आ रहे क्या? ठीक है। तो सबसे पहले हमें मंडूकासन करना है। हथेली को इस तरह से खोल लेंगे। अंगूठे को हथेली के अंदर लेकर मुट्ठी को बंद करेंगे। नाभि के आसपास अपनी मुट्ठी को लगा लेंगे, अंगूठे वाली साइड को। सांस भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। मंडूकासन की स्थिति, इसमें कम से कम 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है और फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाना है।
फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। ऐसे 4 से 5 चक्र हमें कर लेना है। चलिए वापस एक बार करते हैं। सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, नाभि का कंपन महसूस करेंगे। 5 से 10 सेकंड कम से कम, अधिक में आप आधा आधा 1-1 मिनट भी इसमें रुक सकते हो। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आएंगे। फिर से एक बार हथेली से हम लोग मंडूकासन का दूसरा प्रकार करेंगे। लेफ्ट हथेली नाभि के ऊपर, राइट हथेली उसके ऊपर। सांस को भर लेते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते सामने की ओर, फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। गर्दन यहाँ पर आपको सीधी रखनी है, ठोड़ी को सामने की ओर नजर को रखना है। फिर से एक बार दोहराएंगे। ध्यान रखें इसमें सर आपको जमीन पर नहीं टिकाना है। नाभि के ऊपर आपकी हथेलियां दोनों स्थिति में नाभि के आसपास होगी। वापस ऊपर की ओर आते हैं। धीमे धीमे वापस हम लोग अब दूसरा आसन करेंगे जिसे कहा जाता है गोमुखासन। क्यों रिकॉर्डिंग हो रहा है? गोमुखासन में हमें, आप पीछे से देखो, जस्ट पीछे से देखो। गोमुखासन में हमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से लेना है। दोनों एड़ियां बाहर की ओर होगी और घुटना घुटने पर होगा। जो घुटना ऊपर है, अब लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से लेंगे और राइट हाथ को साइड से लेकर एक दूसरे को हाथ को पकड़ने की चेष्टा करेंगे। गर्दन को सामने झुकाना नहीं है और हाथ को सीधा रखने का आप कोशिश करेंगे। धीमे धीमे आपको ये करते रहना है, इसमें कुछ क्षणों के लिए बने रहना है। फिर वापस धीरे से लेफ्ट हाथ को ढीला छोड़ देते हैं और पाँव को भी रिलैक्स कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से इसे करेंगे गोमुखासन। अब राइट वाला पाँव घुटने पर घुटना आ गया है। राइट वाला हाथ ऊपर से पीठ को स्पर्श करेगा और लेफ्ट वाला हाथ साइड से, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से किया जाता है गोमुखासन। इसमें आप कम से कम आधा मिनट 1 मिनट रुक सकते हो और अपनी क्षमता के हिसाब से रुक सकते हो। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे विश्राम। इसके पश्चात हम लोग करते हैं वज्रासन से शशांकासन। तो शशांकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन से हमें शशांकासन में आना है। सांसों को भरते हुए हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए इस तरह से पीछे लेकर जाना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां फैलाई हुई जमीन पर एक के समीप एक चिपका देनी है। शीश को भूमि पर रख देना है। इस स्थिति में आप 1 मिनट आधा मिनट स्थित हो सकते हो। श्वास प्रश्वास शुरू रख सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये है शशांकासन जो आपके पीठ, कमर, आमाशय, कब्ज, गैस इसे भी दूर करेगा। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए पहले हथेली को और फिर शीश को उठाकर पूर्व स्थिति में आराम से हमें वापस वज्रासन में आ जाना है। तो ये हमने देखे कुछ बैठकर आसन। समय की उपलब्धता के हिसाब से आपको जब करना हो तो 4 से 5 बैठकर आसन कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे पेट पर लेटकर कुछ आसन। तो चलिए पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाते हैं। थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराना है। हथेलियां कंधों के समीप खड़ी कर देनी है भुजंगासन। धीरे धीरे पैर पीछे चिपके हुए एक दूसरे को और सांस भरते हुए अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन जो भी आपसे बन पाए उसे कर लेना है। अर्ध भुजंगासन या पूर्ण भुजंगासन, इसमें आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकना है। आधा मिनट भी आप रुक सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से। फिर सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आपको नीचे की ओर इस तरह से अपने शरीर को लेकर आना है। थोड़ी को आपको जमीन को स्पर्श कराना है। फिर से एक बार दोहराएंगे इसी को। सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन। अब अगर आप लेफ्ट साइड में गर्दन को घुमा लो और लेफ्ट एड़ी को देखो तो ये हो जाएगा तिर्यक भुजंगासन।
इस स्थिति में रुके हैं, फिर वापस गर्दन को सीधा करेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएंगे। अब इसे वापस एक बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, राइट साइड की ओर नजर, राइट एडी को देखेंगे, कुछ समय बने रहेंगे, फिर धीमे धीमे वापस सामने की ओर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए भूमि पर अपनी ठोड़ी को स्पर्श कराएंगे। तो इसे कहा जाता है भुजंगासन की स्थिति। अब हम इसी के साथ कर लेंगे, हाथ फैला दो सही। अब हम करेंगे शलभासन, जिसमें आपकी हथेलियां इस तरह से आपको आकाश की दिशा में जंघाओं के समीप फैलाकर रखनी है। अब धीरे से हमें करना है शलभासन। तो लेफ्ट पांव से पहले करेंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट पांव को धीरे धीरे 30-40 डिग्री आपसे जितना बन पाए सीधा पांव उठाना है, पैर के पंजे को स्ट्रेच करना है, इसमें होल्डिंग करना है, धीरे धीरे वापस आपको पैर को सांस छोड़ते हुए भूमि पर टिकाना है। अब दूसरी साइड का पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए इस पैर को वापस भूमि पर टिकाएंगे। तो आप एक एक पांव से भी कर सकते हो, अगर आपको बने तो दोनों पांव से करना हो तो हाथ को जंघा के नीचे ले लीजिए और हथेली से उंगलियों से आपको जंघाओं को पुश करते हुए सांस भरते हुए दोनों पांव एक साथ उठाना है। थोड़ी उठानी नहीं है, थोड़ी जमीन पर ही टिकाए रखनी है। सांस भरते हुए हमने पैरों को इस तरह से उठाया, इस स्थिति में होल्ड किया जितना जिससे बन पाए उतना, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए वापस पैरों को भूमि पर लाते हैं। तो ये देखा हमने पेट के ऊपर लेटकर 2 आसन, जिसमें पहले देखा हमने भुजंगासन के 3 प्रकार और अभी देखा है शलभासन। इसके पश्चात आप इसमें ही कर सकते हो, अगर आपको करना हो तो धनुरासन भी। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथों की एड़ी से घुटने के समीप का पोर्शन हाथों से पकड़ लीजिए, सांस भरते हुए आगे और पीछे से शरीर को उठाएंगे, फिर धीमे धीमे वापस आराम से सांस छोड़ते हुए जमीन पर शरीर को टिकाएंगे, पैर को लंबा कर लेंगे। अब जैसे कि कल इसमें विपरीत नौकासन आपको दिखाया था, वो भी आप इसी में आराम से कर सकते हो। तो धीरे धीरे अब हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न होंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अब पीठ के बल लेटकर हमें कुछ आसन देखने हैं, 4 से 5 आसन कम से कम हम नियमित रूप से कर सकते हैं। सहज आपको आसन दिखा रहे हैं। हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई जमीन पर स्पर्श करती हुई रखी हुई है, पैर पूरे फैले हुए हैं। धीरे से एक पांव के घुटने को मोड़ेंगे, छाती के समीप लाएंगे और हाथों से इंटरलॉक करते हुए घुटने को छाती के पास चिपकाएंगे। स्पॉन्डिलाइसिस की या गर्दन की अगर की अधिक पीड़ा ना हो तो ही गर्दन को उठाकर नासिका से अपने घुटनों का स्पर्श करेंगे। फिर धीरे से वापस आराम से गर्दन को पहले भूमि पर टिकाते हैं और घुटनों को सीधा करके ही अपने पाँव को लंबा करेंगे। दूसरे पाँव से यही स्थिति करेंगे। धीरे धीरे दूसरा पाँव भी मोड़ लिया, छाती के समीप लिया, हाथों को इंटरलॉक करके हाथों से छाती के समीप प्रेस किया, गर्दन को उठाया, नासिका से घुटनों को स्पर्श किया, धीरे धीरे वापस गर्दन को पहले भूमि पर टिकाएंगे, फिर पाँव को सीधा कर लेंगे। अब दोनों पाँव से करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों पाँव छाती के समीप ला लेंगे, हाथों से इंटरलॉक करके आपको छाती के समीप पैरों को दबाना है। सर को वही व्यक्ति उठाएंगे जो स्वस्थ है, जिसे स्पॉन्डिलाइसिस या कमर का अधिक दर्द नहीं है, वही सिर्फ सर को उठाते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम, पाँव को लंबा कर लेंगे। तो ये देखा हमने पवन मुक्तासन, पहले एक एक पाँव से फिर दोनों पाँव से। कमर में अधिक दर्द हो वो एक एक पाँव से ही करे और स्वस्थ व्यक्ति दोनों पाँव से एक साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके पश्चात देखते हैं उत्तान पादासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने लेफ्ट पाँव को ऊपर 30 डिग्री तक उठाएंगे,
पाँव को स्ट्रेच करना है, जंघाओं में तनाव कंपन सा महसूस होगा, उसे महसूस करना है, फील करना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस पैर को भूमि पर रखेंगे। अब दूसरे साइड से करेंगे। राइट पाँव को धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा उठाएंगे, घुटनों से मोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। फिर धीरे धीरे वापस इस पाँव को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब हमें दोनों पाँव करना है। अगर किसी को कुछ पीड़ा है कमर दर्द की वगैरह, तो वो कम से कम 5 मिनट 2 मिनट तक ये अलग धीरे धीरे एक एक पाँव से करते रहेंगे। दोनों पाँव वो नहीं उठाएंगे। अब कमर का दर्द नहीं है तो ही आपको अधिक दर्द ना हो, तो थोड़ा बहुत है तो वो रिकवर हो जाता है, बहुत तीव्र है गैप है तो वो दोनों पाँव एक साथ नहीं उठाते। सांस भरते हुए दोनों पाँव एक साथ उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। तो ये हमने किया उत्तान पादासन। अब कर लेते हैं हम लोग अर्ध हलासन। 90 डिग्री में आपको पैर को सीधा कर लेना है, उठाकर, और हाथ को इस तरह आप भूमि पर रख पाओ तो भूमि पर रख लीजिए, अन्यथा दोनों घुटनों को इस तरह हथेली से पकड़कर भी आप कुछ समय इस पे बने रह सकते हैं। तो धीमे धीमे हमने किया अर्ध हलासन, इसे कहा जाता है। वापस पूर्व स्थिति में घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को आराम से भूमि पर सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने देखे पीठ पर लेटकर कुछ आसन। इसी में हम लोग कर सकते हैं पीठ कमर के लिए राहत देने वाला कंधरासन। घुटनों को मोड़ लीजिए। अब धीरे से आपको सिर्फ कमर वाला पोर्शन, आपको कंधे ना उठाते हुए कमर को सिर्फ उठाना है धीरे धीरे। इस स्थिति को कंधरासन की स्थिति कही जाती है। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए कमर को जमीन पर स्पर्श कराएंगे, पैर को लंबा कर लेंगे। तो हमने देखे बैठ कुछ लेटकर पीठ के बल आसन। अब इसी में आप लोग कर सकते हो ऋद्ध आसन, जैसे कि जिसका शरीर बहुत बड़ा हो चुका है वो कर सकते हैं पाद वृत्तासन। तो पाद वृत्तासन कैसे किया जाता है? एक पाद वृत्तासन हम लोग पहले देखेंगे। लेफ्ट पाव को उठाकर ऐसे पाव का पूरा सर्कल बनाते हैं 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम हम लोग बना रहे हैं, अधिक जिसका मोटापा है चर्बी है उसे कम कर रहा है अपोजिट साइड। जिसका मोटापा है वो अधिक समय तक इसे करे। आवाज आ रही करेंगे। अब दूसरे पांव से करेंगे। धीमे धीमे राइट साइड के पांव को उठाएंगे और वापस वहां पे तो चल रही थी। धीरे धीरे वापस इसे देखेंगे। हमने किया एक पाद ग्रीवासन और 2 पाद ग्रीवासन, सॉरी वृत्तासन। वृत्तासन जिसमें एक पांव से हमने पहले सर्कल बनाया क्लॉकवाइज और फिर दूसरे एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पांव को आपको दोनों पांव का द्विपाद वृत्तासन करना है, इसका वक्र बनाना है या सर्कल बनाना है। तो इस तरह से दोनों पांव आपको सर्कल बना लेने हैं, दोनों पांव का बड़ा 2 से 3 बार पूरा पांव लंबा करके आपको ऐसे सर्कल बनाने हैं। इसे कहा जाता है पाद वृत्तासन। तो जिसका मोटापा अधिक है, वजन कम करना है, वो लोग ये अधिक समय तक करे। हमारे जैसे स्वस्थ व्यक्ति 2 से 4 बार भी कर ले तो सफिशिएंट है। अब इसके पश्चात दिखाते हैं आपको चक्रासन, द्विपाद चक्रिकासन। तो अब द्विपाद चक्रिकासन कैसे करते हैं? तो जिसे हम लोग साइकिलिंग कहते हैं। तो आप लेटकर, जिसका वजन ज्यादा है वो पैर कर खड़े होकर अधिक व्यायाम ना कर सके तो वो पहले ऐसे एक एक पाव की सीधी साइकिल चलाएंगे कम से कम 5-7 बार। फिर उल्टी साइकिल भी वापस चलाएंगे। हम लोग एक एक पाव से साइकिल चला रहे हैं अभी। इसे चक्रासन या चक्रिकासन कहा जाता है।
अब दोनों पाँव से आपको चक्र बनाना है, साइकिलिंग करनी है। इससे आपकी जगहों पेशियों में थोड़ा सा दर्द सा महसूस हो सकता है शुरुआत में। फिर एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें, जितनी बार आप सामने से करोगे उतना ही पीछे से भी लेना है। जितने राउंड क्लॉकवाइज लगाते हो उतने एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। विश्राम। पैरों का सीधा कर लेते हैं। जब आप ये साइकिलिंग वाला एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है, तो एक दो लंबे गहरे सांस आप लेकर शवासन की स्थिति में ले लीजिए, तो जिससे आपका विश्राम भी हो जाएगा। आसन के जब हम लोग करते हैं योगाभ्यास तो उसमें लंबा गहरा सांस 2 से 3 बार लेने पर हमें विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। तो आइए अब लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए धीरे से उठकर बैठेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने 6:45 बजे की व्यायाम शुरू किए थे, जो पतंजलि योगपीठ में उठ खड़े होकर, बैठकर, लेटकर पीठ पर, पेट पर लेटकर। तो ये अलग अलग आसन आप अपने समय के हिसाब से निश्चित कर सकते हो, जो कम समय में भी आप अधिक इसे कर पाओगे। तो अब हम लोग देखेंगे प्राणायाम। तो अब हमें देखना है प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए भस्त्रिका। तो हम अभी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हैं। अब प्राणायाम का डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे चुके हैं, इसलिए आज सिर्फ हम लोग योगाभ्यास नित्य क्रम से हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो भस्त्रिका आपको पता है, लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आपको छोड़ना है। धीमे धीमे सांस को भरते हैं और धीमे धीमे ही सांसों को छोड़ा जाता है। 1 मिनट से आप कम से कम 2 मतलब नित्य क्रम से 5 मिनट तक हम लोग भस्त्रिका कर सके। समय की उपलब्धता के हिसाब से आपको इसे भी सेट कर लेना है, और कम से कम 3 से 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए फायदेमंद होता है। सामने ले लो थोड़ा सा, एक पीछे वाली डंडी कर। भस्त्रिका करते रहेंगे। क्लोज कर दो। बस तो हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस आराम से भरते हैं, आराम से छोड़ते हैं। संभवतः आंखें बंद कर कर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने की कोशिश करना है। हर एक प्राणायाम आंखें बंद करके करना है। आसन करते समय आंखें खुली रखनी है और प्राणायाम में जितना संभव हो उतना आंखें बंद कर कर ही करने की कोशिश करें, जिससे आपका मन शांत होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो आइए अब करेंगे हम लोग कपालभाति। कपालभाति हम अभी गिनकर 10-10 के 3 स्ट्रोक लगाएंगे। चलिए, यानी 30 तक आपके हो जाएंगे। अब जिसको प्रैक्टिस हो गई है वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से उसे सेट करेंगे। जिससे अभी भी कपालभाति में कंफ्यूजन है वो ध्यान से देखे और बाकी लोग कपालभाति लगाते रहे। तो हम लोग
कपालभाति कैसे करते हैं, तो नाक से झटके से सांस को छोड़ना, पेट को अंदर दबाना। मैं जो दिखा रही हूँ वो एकदम मंद गति से है। अब हम मध्यम गति से करेंगे। एक से 2 मिनट कंटिन्यू आपको कपालभाति करना है। अपने स्ट्रोक गिनिए, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70 भी हो जाएंगे। और दिन ब दिन इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 60-70 तक लाने के लिए प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से कम आपके 60-70 स्ट्रोक तो हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप धीरे धीरे उसे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। 1 मिनट में आपके 60 स्ट्रोक हो जाए, कम से कम 30 हो जाए तो भी चलेगा। तो आप 30 अगर होते हैं तो 5 मिनट तक कपालभाति कीजिए। अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम आपके 250-300 स्ट्रोक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपने स्ट्रोक को काउंट करना है। गर्मी के दिनों में आप इसे 5-7 मिनट करें और ठंडी के दिनों में या सर्दी के दिनों में आप 10 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं, जिससे उदर रोगों के सारे विकारों का शमन हो जाता है। अब आइए करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम, जिसमें त्रिबंध लगाए जाते हैं। उसके 3 चक्र करेंगे, जिसमें सांसों को पहले भरना है। झटके से सांस निकालते समय मूलाधार क्षेत्र को बंद करना है, पेट को अंदर लेना है, फिर थोड़ी को कंठकूप को लगाकर सांस को बाहर रोकना है अपनी क्षमता के हिसाब से। तकलीफ हो तो सांस को ले लीजिए। ऐसे 3 चक्र हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध जिसे कहा जाता है। सांस को भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए 3 बंध लगाएंगे। दूसरा चक्र, तीसरा चक्र करेंगे। अब करते हैं अग्निसार प्राणायाम 3 बार। कम से कम 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम और अग्निसार किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए, जब आप अग्निसार बाह्य प्राणायाम करते हो तो कोई मुद्रा चेंज करते रहिए, तो जिससे आपको लाभ भी होते जाएंगे। किसी एक उंगली को पुश करके आपको पकड़ लेना है। तो चलिए अब करेंगे हम लोग अग्निसार प्राणायाम 3 बार। तो चलिए करते हैं।
विश्राम। दूसरा चक्र करेंगे। जिसे सांस बाहर रोकना दिक्कत वाला है वो थोड़ा हाथों से नाक को बंद करके भी पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमने किया अग्निसार प्राणायाम 3 बार। अब चलिए करते हैं उज्जाई प्राणायाम 3 बार। उज्जाई में कंठ को सिकुड़कर कंठ से आवाज निकालनी है और नाक से सांस को अंदर भरना है। जब छोड़ने की इच्छा हो तो राइट नोज को क्लोज करना है, लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ना है। तो चलिए करेंगे उज्जाई। राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे। तीसरा चक्र। राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो गला, थायराइड, टॉन्सिल, इसको दूर करने के लिए ये उज्जाई प्राणायाम लाभदायी होता है। अब इसके पश्चात अनुलोम विलोम हम लोग करेंगे। तो चलिए मुद्रा अपान मुद्रा हम लोग ले लेते हैं और उसी में कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से आराम से छोड़ना है। फिर राइट से भरते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक नियमित रूप से अनुलोम विलोम करने से आपके सभी श्वसन से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा था उसी से भरते हैं, अपोजिट साइड से छोड़ते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि धीमे धीमे सांस को अंदर लीजिए या मध्यम गति से सांस को अंदर भरेंगे और मध्यम गति से ही उसे छोड़ेंगे। बहुत सी लोग समय नहीं है और प्राणायाम करते हैं कि तो हाँ हम लोग करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। आपको झटके से सांस छोड़ना और झटके से लेना नहीं है। अनुलोम विलोम में आपको मध्यम या धीमी गति से सांसों को भरना है और मध्यम या धीमी गति से छोड़ना है। अधिक तीव्र गति से सांस को खींचने से सर दर्द होता है। अनुलोम विलोम से प्रत्यक्ष रूप में सर दर्द दूर होता है, लेकिन आप गलत तरीके से करोगे तो सर दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको इसे करना है। लंबा गहरा सांस जितने समय में आप भरते हो उससे अधिक समय में छोड़िए। अनुलोम विलोम आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। खाने के पश्चात 1 आध घंटे के गैप के पश्चात भी आप लोग अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन कपालभाति नहीं करना है। कम से कम 3-4 घंटे के अंतर के बाद ही कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार इसे आप करें। तो संभवतः आप जब आपको सुबह का समय फ्रेश रहता है उसी में करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 चक्र भ्रामरी के करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज पे, 3 उंगलियां आंखों पे हल्के से और कर्ण भाग को हमने अंगूठे से बंद किया। ओठों को बंद करके भौरे की तरह 3 बार हमें सांस भरकर गुंजन करना है और
उसके पश्चात उद्गीत करेंगे, लेकिन आंखें आप खोलना नहीं आपको किसी को। हाथों को घुटनों पर हल्के से रखेंगे। उस समय अपने श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान देंगे, उस पर अपने मन को एकाग्र करेंगे। इसे प्रणव ध्यान कहा जाता है। आइए अब करेंगे उद्गीत के 3 चक्र। सांस को भर लीजिए। मन शांत, मन ही मन संकल्प कर लीजिए कि हम लोग प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए योगाभ्यास करेंगे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे। दिन भर हम लोग हर एक चीज के लिए भागते रहते हैं, कभी धन अर्जित करने के लिए, कभी कुछ हमारी सेवाएं देने के लिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम हम अपने लिए निकालें, जिससे खुद के स्वास्थ्य को आप लोग मजबूत रख सकेंगे, तंदुरुस्त रख सकेंगे, निरोगी रहेंगे। दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का घर्षण। गरम हथेली की चेहरे पर आराम से मसाज कीजिए। 2 से 3 बार हथेली का अच्छे से घर्षण कर लीजिए। सर्दी है तो साइनस पॉइंट पर अपने हथेली को गरम गरम हथेली को रख दीजिए तो सर्दी कम हो जाएगी। धीरे धीरे कर कमलों के दर्शन करते हुए हम लोग आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं समोस्तु। तो आइए अब कर लेते हैं सिंह गर्जना। जीभ को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह 3 बार हमें दहाड़ लगाना है। उसके पश्चात गले की मसाज करना है। सांसों को भर लीजिए। गले की मसाज। अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। हम हास्यासन करेंगे और हंसते हंसते मैडम हमारे सभी के फोटोज भी ले लेंगे।
चलिए अब हम लोग करेंगे हास्यासन। पहले हास्य या ठहाके देकर हम लोग हंसेंगे। दूसरा आप देखेंगे रावण हास्य। चाहिए रावण की तरह। हास्य का उच्चारण करना है, हाथों को साइड में फैलाना है। जिससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। आप कर दीजिए अच्छे से स्वीट स्माइल। सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए, स्क्रीन पर देखते हुए हंस लीजिए। आपके दोस्त भी आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, हंसते रहेंगे। दांत नहीं दिखाने हैं। तो आइए अब करेंगे समापन पाठ। हाथ जोड़ लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। सभी का जीवन निरोगी रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, इस कामना के साथ विराम लेते हैं। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मॅडम. आजच्या या एनर्जेटिक सेशन नंतर या सेशनबद्दल अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी दयानंद महाविद्यालयातील विज्ञान महाविद्यालयातील बॉटनी डिपार्टमेंटचे हेड प्रोफेसर चंद्रशेखर स्वामी सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या सेशनचा अभिप्राय व्यक्त करावा. सर्वांना नमस्कार. दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या योगा ॲट होम अँड योगा विथ फॅमिली या 10 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिबिराच्या आजच्या सत्राबद्दल अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी इथं आहे. सर्वप्रथम या 10 दिवसीय योग प्रशिक्षणाच्या निमित्तानं गेल्या 8 दिवसापासून आपल्याला मार्गदर्शन करत असलेले योग प्रशिक्षक आणि योग प्रसारणामध्ये ज्यांचा महत्त्वपूर्ण योगदान आहे असे प्राध्यापक डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा सर आणि डॉक्टर सारिका दायमा मॅडम या दोघांचे मी आधी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. गेल्या 8 दिवसापासून ते आपल्याला अतिशय चांगलं मार्गदर्शन करतायत. योगाच्या विविध आसना असतील, प्राणायामाचे विविध प्रकार असतील, त्यांचा आपल्या शरीरावर होणारा फायदा असेल, या विविध बाबीवर ते आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांचे सर्वप्रथम मी हार्दिक आभार मानतो. आजच्या आपल्या जीवनशैलीचा जर आपण विचार केला, एकंदरीत मानवाची जीवनशैली जर बघितली, मागच्या काळाच्या तुलनेत 25 वर्षाचा काळ मागचा आणि आजचा काळ असं जर आपण कंपेअर केलं तर आपली जीवनशैली अत्यंत धकाधकीची आहे आणि वेगवान झाली आहे.
भौतिक प्रगती अतिशय झपाट्याने झाली मागच्या काही काळामध्ये. त्या प्रगतीसोबतच मानवाच्या शरीरामध्ये विविध आजारांचा शिरकाव झाला, विविध व्याधींचा शिरकाव झाला आणि त्यासोबतच मानसिक अस्थिर्य सुरू झालं. मनःशांती हरवली आणि या आजारांचा जर सामना करायचा असेल किंवा ही मनःशांती जर आपल्याला मिळवायची असेल, तर जे तंत्र अगदी सहज आपल्याला करता येईल, घरच्या घरी करता येईल असं तंत्र म्हणजे योगाभ्यास. योगाभ्यासाच्या नियमित आपल्या जीवनशैलीचा जर आपण अंतर्भाव केला योगाभ्यासाचा, तर निश्चितपणे आपल्याला निरोगी शरीर प्राप्त करता येईल, मनःशांती मिळवता येईल, त्यासोबत चैतन्य, पॉझिटिव्ह एनर्जी, एकाग्रता या गोष्टी पण आपल्याला मिळवता येतील. योगासने असतील, प्राणायाम असतील, ध्यानधारणा असेल, या सगळ्याचा अंतर्भाव आता मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे 1 तास जर आपण स्वतःसाठी काढला डेली, तर आपण निरोगी आयुष्य जगू शकू. अतिशय समाधानी, शांत मनाने आपण जगू शकू. एवढे या ठिकाणी बोलतो आणि पुन्हा एकदा दायमा सर आणि मॅडम यांचे आभार मानतो. तसेच या अतिशय महत्त्वपूर्ण विषयावर जे शिबिराचं आयोजन आमच्या महाविद्यालयातर्फे करण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर दरगड सर, उपप्राचार्य डॉक्टर बेल्लाळे सर, अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर या शिबिराचे डॉक्टर महेश बेंबडे सर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.बी. शिंदे मॅडम, या सर्वांचंही सर्व पार्टिसिपंटच्या वतीनं, सर्व शिबिरार्थीच्या वतीनं, माझ्या सहकार्याच्या वतीनं आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मॅडम, बरेच जणांकडे बऱ्याच वेगवेगळ्या काही गोष्टी आहेत, पण आपण ते प्रत्येक दिवशी एकाला असं चान्स देतोय. त्यामुळे चांगली गोष्ट आहे. त्यांचं ते मत जे आहे ते व्यक्त करतील रोजच्या रोज च्या सेशनच्या नंतर. तर उद्यासाठी सुद्धा आपण असेच काही जे शिबिरार्थी आहेत रेग्युलर, त्यांना आपण आधीच सांगितलेलं आहे, कारण आता 7 ते 8 दिवसांचा हा कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत आणि प्रत्येकाला वाटतं की आता हे एनर्जेटिक आपण काहीतरी करायला पाहिजे आणि त्या एनर्जी मिळवण्यासाठी आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. आणि ही एनर्जी मिळवण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं साधन म्हणजे योग आणि प्राणायाम आहे. योग आणि प्राणायाम जर सकाळच्या वेळेत, सकाळच्या मुहूर्तावरती केला असेल, तर त्याची एनर्जी ही दिवसभर नक्कीच टिकते. आणि हे सगळ्यांचा अनुभव असा आहे आणि अगदी आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलेली ही परंपरा आहे की योगाभ्यास केल्यामुळे मानवाची शरीर प्रकृती पण चांगली राहते आणि मानसिक स्थिती पण चांगली राहते. प्राचार्य सरांच्या परवानगीने मी या ठिकाणी आजचा हा सेशन संपला आहे असं जाहीर करते. धन्यवाद सर. पार्टिसिपेंट्स आता लेफ्ट होऊ शकतात. धन्यवाद.